हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे केमिस्ट्री में भी हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हम देखेंगे चैप्टर है हमारा तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो चैप्टर नंबर 3 है, इसको हम पढ़ने वाले डिटेल से इसकी एनसीईआरटी रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। तत्वों का वर्गीकरण कैसे संभव हो पाया? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जब पता लगाया उसके बाद में ही तत्वों का वर्गीकरण संभव हो पाया। फिर है कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों है? तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। हमें पता है कि तत्व से छोटी कोई हम देखें तो ऐसे पदार्थ की मूल इकाई नहीं होती है, तो तत्व ही पदार्थों की मूल इकाई होती है। सभी प्रकार के तत्व यानी सारे तत्व जितने भी होते हैं सभी की। अब इतने सारे तत्व हैं और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इनका हम अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते इसको, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों का वर्गीकरण करना ही सही माना। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया। तो ये तत्वों का वर्गीकरण कर दिया, फिर इसके लाभ क्या हुए कि एक तो पहली बात कि आसान हो गया, इसका अध्ययन वो संगठित हो गया, एक ही जगह पे अध्ययन हो गया। फिर दूसरा है कि सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों का अध्ययन तर्क संगत यानी कंटिन्यूटी रूप से उसका तर्क संगत तर्क के साथ में उसका अध्ययन हो पाया। थर्ड पे है कि भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिली इससे, इसीलिए हमने तत्वों का यहाँ पे वर्गीकरण किया, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तो सीधा डायरेक्ट तो आवर्त सारणी किसी ने ला के रख नहीं दी थी, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए और कोशिश की कि वो तत्वों का वर्गीकरण कर सके। लास्ट में आवर्त सारणी आई थी, तो हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से क्या क्या सिद्धांत वगैरह आए थे, उसके बाद में आवर्त सारणी आई थी। सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डोब्राइनर। इसने दिए थे त्रिक का नियम, इसने दिया था। तो उसने बताया कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनमें निश्चित प्रवृत्ति होती है। इसने अपने त्रिक में ये बताया कि प्रत्येक त्रिक में जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है वो शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इसका मतलब ये है कि बीच वाले का जो परमाणु भार है वो इन दोनों को मिला के इनका औसत निकालेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। या फिर हम ऐसा देखेंगे तो इन दोनों के जो गुणधर्म है वो इसमें मिलेंगे और बीच वाले के इन दोनों में गुणधर्म मिलेंगे। यही इसके त्रिक का नियम था। साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य भी पाए गए। बीच वाले के जो गुण है वो दोनों तत्वों से, जो उसके आगे पीछे दोनों तत्व थे उनसे भी मिलेंगे। फिर आया था इसमें कि डोब्राइनर का त्रिक नियम हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आया इसमें जो चेन कोर्टोइस है, चेन कोर्टोइस की वर्ताकार सारणी आई थी। तो कब? ये 1862 में। इसने तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बना दी इसने एक, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। इसने बताया कि निश्चित आवर्ती के बाद में तत्वों के गुण हैं वो वापस उनसे मिलते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आता है जिसका नाम है न्यूलैंड। इसने दिया था अष्टक नियम 1865 में। तो इसने भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था तथा बाद में पाया कि किसी भी तत्व के प्रारंभ करने पर उसका जो 8वां तत्व है उससे प्रथम तत्व के गुण है वो समान थे। पहला तत्व है उससे बाद में 8वां तत्व होगा, उसके और उसके दोनों के गुण लगभग समान मिलेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही प्रतीत हुआ, आगे वो लागू नहीं हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक ही वो लागू हुआ। तो कैल्शियम तक ये लागू हुआ था नियम। फिर इसके बाद में आया था यहाँ पे मेंडलीव और लोथर मेयर। तो इन्होंने भी आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। इन्हें थोड़ी स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है।
लोथर मेयर ने भौतिक गुण कौन कौन से लिए थे? परमाणुीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता है। किसके बीच में इसने ग्राफ बनाया था? परमाणुिक आयतन, गलनांक, क्वथनांक और परमाणु भार के बीच में। तो ये पूछा जा सकता है। फिर आता है यहाँ पे मेंडलीव। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। आवर्त नियम क्या था? आवर्त नियम था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद में मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों तथा उनके गुणधर्मों के बीच में समानता को आधार माना। तो यह भी पूछ सकते हैं कि मेंडलीव ने किसको आधार माना? तो मूलानुपाती सूत्रों और उनके जो यौगिक है उनके गुणधर्मों की समानता को आधार माना। फिर इसकी एक खास बात यह थी कि इन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का नाम क्रम से रखा, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। जो अभी हम देखें प्रेजेंट में तो इसका एक का एल्यूमिनियम को बोला जाता है गैलियम और सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन को बोला जाता है जर्मेनियम। तो इसने पहले से इनके लिए जगह रखी थी ताकि जो भविष्य में कोई भी तत्व खोजे जाए तो उनको वहाँ पे स्थान दिया जाए। तो ये इसकी एक अच्छी उपलब्धि थी। भौतिक गुणधर्मों का भी इनका ब्यौरा भी दिया था, यानी उसके बारे में इनके भौतिक गुणधर्मों का भी पहले से ही इसने बता दिया था। अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी। तो हम देखेंगे कि आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप कैसा है। तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी है उसको बनाया है। उसमें तत्वों के अभिलाक्षणिक अक्सरे किरण स्पेक्ट्रोमों की नियमितता पाई। उसने एक ग्राफ खींचा किसके बीच? अक्सरे किरण की आवृत्ति v का रूट लेके और परमाणु क्रमांक z होता है उसके मध्य ग्राफ खींचा तो उसने पाया कि वो सरल रेखा प्राप्त हुई। तो इसको एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे प्राप्त हुई कि हम जो इतनी देर से देख रहे थे कि परमाणु भार के आधार पर जो सारणी बना रहे थे वो परमाणु भार के आधार पर नहीं बनानी बल्कि परमाणु क्रमांक के आधार पर बनानी है, यानी Z के साथ में। अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया और इसे आधुनिक आवर्त नियम बना दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन थे। पहले था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देन इसके बाद कि आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों उल्लेखनीय समानता मिली। तब सिर्फ 94 तत्वों की ही सारणी बनाई थी, लेकिन अभी 118 तत्व प्रेजेंट है। और एनसीईआरटी में ये यहाँ पे ये भी है कि एक्टिनियम और प्रोटोक्टिनियम की भांति नेप्टूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के एस-पिच ब्लेंड में पाए गए हैं, यानी ये भी कृत्रिम तत्व है। इनको प्राकृतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया गया। प्राकृतिक तत्व यहाँ पे 94 बताया गया है उस टाइम पे। अब है कि यहाँ पे आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। पहले देखा था कि जो तत्वों का वर्गीकरण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो यही चीज आ गई फिर से। अब हम देखेंगे आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे जहाँ भी ए लिखा है तो यहाँ पे आप बी कर लेना, और यहाँ पे जितना भी ये बी लिखा है वहाँ पे आपको ए करना है, बाकी सब इसमें सही है। इसके अंदर गैस देखिए तो ये और ये यहाँ पे गैस है ब्रोमीन, और जो यहाँ पे मरकरी है ये दोनों लिक्विड है, बाकी इधर वाली भी ये सारी गैसें हैं, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे गैस है। तो टोटल यहाँ पे देखें तो 11 गैस है और बाकी 2 लिक्विड है। ये यहाँ पे पी ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये यहाँ पे डी ब्लॉक, और ये यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक है। हाइड्रोजन को इसने यहाँ पे रखा है, तो यही इस सारणी की सबसे बड़ी कमी है। अब जो 100 से ज़्यादा तत्व है उनका आईयूपीएसी नामकरण के लिए उनको दिया जाता है नंबर 0 होगा उसके, मतलब जहाँ 101 तो वहाँ पे 101 में पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 नील लिखेंगे, फिर अन लिखेंगे, तो उसका नाम ऐसे बन जाएगा। तो ये उसके नामकरण के लिए कुछ शॉर्ट है।
फिर है कि जो 101 है उसे मतलब इनकी कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी, क्योंकि रियल में भी अब ये तत्व खोजे जा चुके हैं। ये पूछ के हमें इसका रियल नाम पूछ सकते हैं इधर में से कोई भी। तो इसके लिए ये ट्रिक है, मैडम नूडल्स लाओ, रदरफोर्ड डूबा सागर में, बोर हंस मत दोस्ती रखेगा कौन, नन्हे फूलों पर महकाए लहराए तितली ऑरेंज। तो ये इसकी ट्रिक है। अब है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। तो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है। परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर जिसे कोष कहा जाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर को कोष कहा जाता है, सेल को व्यक्त करती है। n है वो मुख्य ऊर्जा स्तर कोष को ही व्यक्त करती है। हमने ये भी जाना है कि किस तरह परमाणु के इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं, जिन्हें हम sp-df कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? परमाणु के अंदर उसके इलेक्ट्रॉनों है उनका वितरण, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटना। फिर यहाँ पे है कि जो 7वां आवर्त है वो छठे आवर्त के समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्तरोत्तर 7s, 5f और 6d और 7p कक्षक में बढ़ते हैं। इनमें कृत्रिम विधियां द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व भी है। इसके बाद कि एक्टिनियम इसका परमाणु क्रमांक है 89 के पश्चात 5f कक्षक बढ़ने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है। इसे एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं तथा 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी में मुख्य भाग के बाहर रखा जाता है, ताकि इनकी संरचना को अक्षुण यानी ध्यान में रखा जा सके। जैसे f ब्लॉक नीचे रखा गया है तो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड जो तत्व है उनको अलग रखा गया ताकि उनको ध्यान में रखा जा सके। साथ ही समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का भी यहाँ पे पालन किया जा सके। देन फिर है कि वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों की संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान ही है। उनकी जो संयोजकता है वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है। इनके बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। उनके जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनकी संख्या और जो इनके गुणधर्म है वो भी उसके समान है। देन कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि उसके सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पर। क्योंकि परमाणु क्रमांक पर हमने आवर्त सारणी ये बनाई हुई है, तो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता तो वो पहले वाले वैज्ञानिक पहले ही खोज कर लेते। फिर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रकार। sp-df कैसे लिखते हैं? आवर्त सारणी का सैद्धांतिक मूलाधार और पाउ का नियम इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन है उनका विन्यास लिखा जाता है, तथा परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मूलाधार। आधार क्या इसका? उपभाव का सिद्धांत। और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों यानी खड़े स्तंभ है उनमें तथा स्थित तत्व एक वर्ग ग्रुप तथा परिवार की रचना करते हैं और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। एक ही वर्ग एक ही परिवार में आएंगे तो वो सारे समान गुणधर्म दर्शाएंगे। ये समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ ऐसे है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा। इसके थ्रू आप इधर वाले से देख के आप इजी लिख सकते हो शॉर्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे आपने सीख लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। वितरण एक ही प्रकार का होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम होती है। इन तत्वों का विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों में sp-df में किया गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों के जो कक्षक है वो किस प्रकार से भरे जाते हैं। s में आएगा तो उसको s ब्लॉक में रख दिया, p में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको p ब्लॉक में, d में आएगा तो d में और f में आएगा तो f ब्लॉक में उस तत्व को रखा गया है। इस प्रकार वर्गीकरण में 2 अपवाद देखने को भी मिलते हैं। पहला अपवाद हीलियम का है। आवर्त सारणी अपने सामने खोलो और उसमें देख लो कि पहला अपवाद इसमें हीलियम का है। क्यों? क्योंकि हीलियम है उसे s ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए था, परंतु इसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ यानी इसको उत्कृष्ट गैसों के साथ में रखा गया, लेकिन हीलियम को s ब्लॉक में रखा जाना चाहिए था। इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कक्ष पूरा भरा हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करता है। दूसरा अपवाद यहाँ पे हाइड्रोजन का है। इसमें केवल एक s इलेक्ट्रॉन है यानी h बराबर 1s। इस प्रकार इसका स्थान वर्ग नंबर 1 की सारी धातुओं के साथ होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है, यानी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग 17 हेलोजन परिवार की भांति हो सकता। तो ये दोनों साइड समान गुणधर्म प्रदर्शित कर रहा था, इसलिए इसको बीच में ही रख दिया गया ऊपर आवर्त सारणी के ऊपर। चूंकि ये एक विशेष स्थिति है, अतः हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग स्थान देना अधिकतर संदर्भ मांगा गया है।
तो ये इसकी एक उपलब्धि भी है और एक देखें तो इसका एक कमी भी है, तो दोनों टाइप से माना गया। अब है एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्वों में क्या होती है कि लगभग सारे हैं वो क्रियाशील धातुएं हैं। इनके आयनन एंथैल्पी के मान बहुत कम होते हैं। ये तत्व सरलता पूर्वक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात 1+ आयन यानी सारी धातुओं में या फिर 2+ आयन यानी मृदा सारी धातुओं में बना लेते हैं। या तो 1+ आयन बना लेगा या फिर 2+ आयन ये बना लेते हैं। इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। पहले मैं एस ब्लॉक के तत्व दिखा देती हूँ। ये है हमारा यहाँ पे एस ब्लॉक। एस में यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन को भी ऐसे देखते हैं तो इसी के साथ में पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पे सारी धातुएं हैं और ये यहाँ पे सारी मृदा धातुएं हैं। ट्रिक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो पूरा आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं आवर्त सारणी को। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब क्या है कि ये तत्व बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते हैं। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। अब है पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक भी दिखा देती हूँ मैं। ये है हमारा पी ब्लॉक। तो इसके लिए भी आप ट्रिक देख लेना। ये यहाँ पे उत्कृष्ट गैसें हैं सारी। इसके अंदर ब्रोमीन है, ये लिक्विड है। बाकी ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये भी गैसें हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व में क्या है कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था, इसमें वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। अब जो पी ब्लॉक है, अभी पहले एस ब्लॉक पढ़ा था, उन दोनों के तत्वों को मिला के साथ में बोला जाता है निरूपक तत्व या फिर मुख्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। तो पहले आवर्त सारणी में देख लो डी ब्लॉक। ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे। डी ब्लॉक के तत्व इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वर्ग 3 से वर्ग 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के आधार पर की जाती है। जिस भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में वो जो भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जिसमें होगा उसी को हम बोल देंगे। जैसे एस में आया तो उसको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस प्रकार। यही कारण है कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व है, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आता है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2। ये सभी तत्व धातुएं हैं, सारे के सारे इसमें धातुएं हैं। इनके तत्व के आयन प्राय रंगीन होते हैं यानी कलरफुल तथा परिवर्तित संयोजकता और अनुचुंबकीयता ये प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता में इनमें चेंज होता रहता है, परिवर्तित होते रहते हैं और उत्प्रेरक के रूप में भी ये प्रयुक्त होते हैं। देन यहाँ पे जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इनके जैसा होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों के बहुत से लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती है। देन है इसमें एफ ब्लॉक के तत्व। जो आवर्त सारणी में सबसे नीचे 2 लाइन में तत्व है वो सारे एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक का मतलब है कि एफ ऑर्बिटल के अंदर उसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक बोला जाता है। जिन तत्वों को 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है उन्हें लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड कहा जाता है। जो लेंथेनम से निकलते हैं उन्हें लेंथेनॉइड और जो एक्टिनम से निकलते हैं उन्हें एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके द्वारा की जाती है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में बढ़ता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व हैं वो सारे के सारे धातु है। प्रत्येक श्रेणी में तत्व के गुण लगभग समान होते हैं। जितनी भी सारी श्रेणी है, दोनों श्रेणी है, उनमें सभी तत्वों के गुणधर्म हैं वो लगभग समान होते हैं। प्रारंभिक एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं के फलस्वरूप इन तत्वों के रसायन इनके संगत लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होते हैं। लेंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड जो नीचे वाली श्रेणी है उसके जो यहाँ पे यौगिक बनते हैं वो ज़्यादा जटिल होते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी वाले होते हैं। ऊपर थी लेंथेनॉइड, नीचे थी एक्टिनॉइड। एक मिनट, ऊपर वाली है यहाँ पे लेंथेनॉइड, नीचे वाली एक्टिनॉइड। जो एक्टिनॉइड है इसके जो यौगिक बनेंगे ये ज़्यादा जटिल होते हैं। किसकी तुलना में? लेंथेनॉइड की तुलना में। यहाँ से ये लेंथेनम है, इससे ये यहाँ से ये निकलता है
तो इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। यहाँ पे एक्टिनम है तो इसके द्वारा यहाँ पे एक्टिनॉइड्स यहाँ से निकल के इनको अलग एफ ब्लॉक में रखा गया है। अब है कि यूरेनियम के बाद वाले तत्व है उनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। तो आपको याद रखना है यूरेनियम के बाद में जितने भी तत्व आते हैं उन सबको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अब देखेंगे कि धातु, अधातु और उपधातु इसमें क्या है। धातुएं हैं वो कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस होती है। मरकरी इसका अपवाद है। गैलियम और सीजियम के गलनांक भी बहुत कम होते हैं। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक ऊंचे होते हैं और यहाँ पे ये गैलियम और सीजियम भी अपवाद हो गया क्योंकि इनके गलनांक कम है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आघातवर्ती यानी हथौड़े से पीटने पर पतली चादर में ढाले जा सकते हैं। ये हमने सब पहले से पढ़ा रखा होता है। और तन्य होते हैं जिसके तार खींचे जा सकते हैं, यानी इसको तार बना सकते हैं और इनके तार के रूप में इसको खींच सकते हैं। फिर है कि अधातुएं, इसी का सेम उल्टा है। अधातुएं क्या होती है, ये ठोस और गैस होती है कक्ष ताप यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं जबकि उसके ज़्यादा थे। यहाँ पे अपवाद कौन है, बोरोन और कार्बन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद जहाँ पे आया उसको अपन को याद रखना है। ये ताप तथा विद्युत के अल्प चालक है यानी सुचालक नहीं है, कम चालक है। बहुत से अधात्विक ठोस है वो भंगुर यानी ब्रिटल होते हैं, यानी पूरे ठोस नहीं होते हैं, बस ऐसे बिखरे से चूरा टाइप का होता है। यही अघात और तन्य नहीं होते हैं। तत्वों के धात्विक से अधात्विक गुणों में परिवर्तन असंलग्न नहीं होता बल्कि ये परिवर्तन टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में देखे को मिलता है। अगर इनका हम यहाँ पे ग्राफ खींचे तो यहाँ पे जिगजैग लाइन के रूप में यहाँ पे ग्राफ आएगा। इसका मतलब है कि सीधा यहाँ पे जो परिवर्तन है वो नहीं देखा जाता। आवर्त सारणी से विकर्ण टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सीमावर्ती स्थित जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा टेलुरियम तत्व धातुओं और अधातुओं दोनों के अभिलक्षण दर्शाते हैं। इस प्रकार के तत्वों को उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी के अंदर कुछ ऐसे दिए हुए हैं जो पी ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ तत्व दिए, मेनली 7 तत्व है शायद यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो इनको कहा जाता है उपधातु, यानी ये धातु और अधातु दोनों के ही लक्षणों को दर्शाएगा। यहाँ पर जो ये ऑरेंज वाले तत्व है इनको उपधातु बोला जाता है। देन यहाँ पे कि तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता, इसका मतलब है कि किसी भी तत्व के आवर्त में रासायनिक क्रियाशीलता है वो प्रथम वर्ग के धातुओं में बहुत ज़्यादा है, मध्य तक पहुंचकर ये बहुत कम हो जाती है और वर्ग 17 के अधातुओं पर पहुंचने पर ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी बीच में कम, पहले में ज़्यादा और लास्ट में और भी ज़्यादा। इस तरह निरूपक तत्वों के समूह में जैसे क्षारीय धातुओं में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के समूह में जैसे हेलोजन परिवार हो गया लास्ट वाला, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, ऊपर सबसे ज़्यादा नीचे सबसे कम। इधर वाले में देखेंगे तो ऊपर है वो सबसे कम, नीचे सबसे ज़्यादा। फिर है इसमें कि भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। सबसे पहला आता है परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु की त्रिज्या है वो बहुत छोटी होती है, हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी होती है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, उनका मतलब क्लाउड होता है, ऐसे घेरा सा होता है, वो कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं है इसकी। अतः परमाणु का जो आकार है वो सही तरह से निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये परमाणु का आकार है। दूसरे शब्दों में कहा उसका आकार नहीं बता सकते तो त्रिज्या कहाँ से बताएंगे। प्रायोगिक विधि के आधार पर परमाणु के आकार का निर्धारण संभव नहीं है। प्रैक्टिकली हम नहीं बता सकते कि इसका आकार या फिर इसकी त्रिज्या कितनी है। संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी की जानकारी के आधार पर परमाणु का आकार का आकलन किया जाता है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जोड़ के ही बाद में देखा जाता है कि इसका आकार कितना है। अकेले परमाणु का आकार हम देख के नहीं बता सकते हैं। एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए सहसंयोजक अणुओं कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में उपस्थित दो अधात्विक परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी ज्ञात कर ली जाती है तथा इस दूरी के आधार पर सहसंयोजक त्रिज्या का आकलन किया जाता है। यानी उसकी जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वो किसकी ज्ञात की जाती है, अधात्विक परमाणु के बीच। यहाँ पे सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली, मतलब सीधी सी बात है, हम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर लिए। लेकिन धातुओं में क्या होगा कि धातुओं की जो धात्विक त्रिज्या है इसका मान धात्विक क्रिस्टल में स्थित धातु कोरों की अंतरानाभिकीय दूरी, इनके बीच में नाभिकों की दूरी है, उसका आधा होता है। और फिर है कि चाहे वह तत्व हो या फिर धातु या अधातु, परमाणु त्रिज्या को अक्स किरणों तथा अन्य स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से नापा जा सकता है। किस विधि के थ्रू? स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि के थ्रू।
फिर है कि आवर्त के अंदर दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त में दाईं ओर बढ़ने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजी कोश में स्थित होते हैं, परंतु उनके नाभिकीय आवेश में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक की ओर बढ़ता जाता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। उसको आकर्षण करेगा तो नाभिक उसको इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। दूसरी लैंग्वेज में कि उसका आकार कम हो जाएगा। कहाँ जाने पर? आवर्त के अंदर दाएं जाने पर, यानी इधर बाएं से दाएं जाने पर। अब है कि वर्ग में जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, वर्ग ऐसे होते हैं तो हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो क्वांटम संख्या n है इसका मान बढ़ता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है। इसलिए इसकी जो आंतरिक ऊर्जा स्तर है वो इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जो कवच के रूप में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉनों को तो नाभिक खींच नहीं पाएगा, वो जो बाहर वाले होंगे उसके ऊपर ही प्रतिकर्षण लगाएंगे, जिसके द्वारा इसकी आकार बढ़ जाएगी या फिर त्रिज्या बढ़ जाएगी। ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया गया है। एकल परमाणु होने के कारण उनकी जो अबंधित त्रिज्या है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये एकल परमाणु है, ये मतलब मेनली दूसरों से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए सिंगल परमाणु ही रहते हैं, इनकी त्रिज्या भी ज़्यादा होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वान डेर वाल त्रिज्या से करनी चाहिए। इनके लिए अलग त्रिज्या निकाली जाती है जिसे बोला जाता है वान डेर वाल त्रिज्या। तो ये यहाँ पे 3 प्रकार की परमाणुविक त्रिज्या है, सहसंयोजी, धात्विक और वान डेर वाल। ये अधातुओं के लिए निकालते हैं, ये धातुओं के लिए निकालते हैं, और ये वान डेर वाल त्रिज्या उत्कृष्ट गैसों के लिए। इनमें दोनों नाभिकों के बीच की दूरी निकाल के उसका भाग दे देते हैं, 2 का तो आ जाएगी। इसमें भी 2 का भाग देंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल जाती है, उसका आधा कर देते हैं, तो ये इस वाले परमाणु की त्रिज्या आ जाती है। इसमें हम देखें तो सबसे कम ये वाली होगी, यानी सहसंयोजी त्रिज्या सबसे छोटी होती है, और जो वान डेर वाल त्रिज्या है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि धनायन और ऋणायन है उसका आकार ही आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो आयनिक त्रिज्या समानुपाती होती है ऋणायन के, और व्युत्क्रमानुपाती होती है धनायन के। यानी ऋणायन बनेगा उसका मतलब आयनिक त्रिज्या ज़्यादा हो गई, धनायन है इसका मतलब आयनिक त्रिज्या कम हो गई। तो आयनिक त्रिज्या का आकलन आयनिक क्रिस्टल में स्थित धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी के निर्धारण के आधार पर किया जा सकता है। धनायन आकार में अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जबकि नाभिकीय आवेश जनक परमाणु जैसा ही रहता है। धनायन होगा उसकी जो आकार है वो छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो आकार भी छोटा हो जाएगा। लेकिन जो ऋणायन है इसका आकार है अपने मेन जो परमाणु जिससे ऋणायन बना है उससे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने से इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप इसका आकार भी बढ़ जाता है। जब परमाणुओं तथा आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे इनमें सब में पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस इसको करके देखें तो सबके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ पे समान है, इसलिए इनको सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ये उदाहरण। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अलग से यहाँ पे डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक स्पीसीज जिसमें अणुओं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या फिर समान संरचना हो, चाहे तत्व की कोई भी प्रकृति हो। अब यहाँ पे है कि अधिक धनावेशित धनायन के आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा, क्योंकि इसके नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण भी ज़्यादा होगा। अधिक ऋणावेशित ऋणायन के आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच संपूर्ण प्रतिकर्षण का प्रभाव नाभिकीय आवेश से ज़्यादा हो जाएगा और आयन का आकार बढ़ जाएगा। सीधा सा इतना याद रखो कि धनावेशित है तो उसका आयनिक त्रिज्या का मान कम, ऋणावेशित है तो उसकी आयनिक त्रिज्या का मान ज़्यादा। अब है यहाँ पे कि तलस्थ अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में विलगित गैसीय परमाणु आइसोलेटेड से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। किसी भी जो परमाणु उसके बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम कहते हैं तत्व की आयनन एंथैल्पी। दूसरे शब्दों में तत्व की यानी तत्व अक्ष है उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है रासायनिक क्रम 3.1 में एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच के बराबर होगा। यहाँ पे डेल एच लिखा है, इनके बराबर इस प्रकार से होता है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन इसे निकाल गया, यहाँ पे ऊर्जा देंगे तो
देन इसमें है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी। अतः आयनन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। ऊर्जा खर्च कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो धनात्मक होती है। तत्व के द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उसके प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। द्वितीय आयनन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसके बाद में उसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहे हैं, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो उसका मान तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनावेशित आयन से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस पर पहले से आयन है, धनावेशित वो हो गया है, तो उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार दो निकाल लिए इलेक्ट्रॉन मानो, इसके बाद में भी हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तृतीय जो आयनन एंथैल्पी का मान है द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान से भी अधिक होगा, दूसरी वाले से भी, और यानी हम सारे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आयनन एंथैल्पी पद को यदि विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड किया जाए तो इसे प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। अगर कोई भी हमें दिया हुआ नहीं है कि इसे इतने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो उसी को हमें प्रथम आयनन एंथैल्पी समझना चाहिए। फिर है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी के मानों में वृद्धि होती है, यानी इधर से इधर जाएंगे आवर्त सारणी में, तो जो आयनन एंथैल्पी है उसके मान बढ़ेगा, तथा जब हम वर्ग में नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, तब उनके मानों में कमी आती है। इसके बाद की तत्वों में कोणीय इलेक्ट्रॉनों की स्थिति नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आ जाने के फलस्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिरक्षित या फिर आवृत हो जाता है। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। आवरण प्रभाव के कारण परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो नाभिक में उपस्थित वास्तविक नाभिकीय आवेश से यह हमेशा कम ही होता है। इसके बाद है कि बेरिलियम में जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है जिसको अलग किया जाए तो वह एस इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि बोरोन में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो पी का इलेक्ट्रॉन होगा। उल्लेखनीय है कि नाभिक की ओर 2s इलेक्ट्रॉन का भेदन 2p इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में आंतरिक कोड इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिक परिरक्षित होता है। अतः बेरिलियम के जो 2s इलेक्ट्रॉन की तुलना में बोरोन का 2p इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से पृथक हो जाता है। यानी यहाँ पे बेरिलियम है उसमें 2s इलेक्ट्रॉन है, उसको तो हम निकालने में ईजी से निकालेंगे, लेकिन जो बोरोन है उसमें ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका मतलब सीधा सा है कि बेरिलियम की तुलना में बोरोन के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। देन इसके बाद है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये क्या होती है, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु अक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर डेल EH कहते हैं। यह एंथैल्पी इस तथ्य की माप कही जा सकती है कि किस सरलता से परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तथा ऊष्माशोषी भी होगा। यह तत्व के स्वभाव पर निर्भर करता है। ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्माशोषी भी हो सकता है। बहुत से तत्व जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। जब बहुत से तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा बनेगी, और ऐसे अवस्था में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होगी। फिर इसके बाद की सामान्य नियम के अनुसार आवर्त सारणी के आवर्त में जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तब बढ़े हुए परमाणु क्रमांक के साथ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है, और बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में इधर से वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप छोटे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जोड़ना सरल होता है। छोटे जो परमाणु होंगे, आकार छोटा होगा तो उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो क्योंकि प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के सन्निकट होगा, नाभिक के पास में होगा, तो आराम से हम उसको इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। लेकिन वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता जाता है, कम ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तथा प्रविष्ट हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। अब यहाँ पे नई चीज़ विद्युत ऋणात्मक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि परमाणु के रासायनिक यौगिक है उसमें सहसंयोजन बंद होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। उसके इलेक्ट्रॉन युग्मों को अगर दोनों के बीच में वहाँ पे बंद बना हुआ है, तो ये चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मैं खींच लूँ, इधर वाला चाहेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन मैं खींच लूँ। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो योग्यता है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को मापा जा सकता है, लेकिन विद्युत
ऋणात्मकता को नहीं मापा जा सकता। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि ये तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। यानी कोई भी एक ऐसे माने तो इसका निश्चित नहीं है, वो निर्भर करता है कि वो किस तत्व से जुड़ा हुआ है। जिस तत्व से जुड़ा होगा तो वो अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाएगा, वो दूसरा वाला उसका खींच लेगा और उन पर आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे साधारणतः विद्युत ऋणात्मकता है वो आवर्त सारणी में आवर्त से बाईं से दाईं तरफ जाने पर, इधर से इधर जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यह घटती है क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर आकर्षण बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। इस आधार पर हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती जाती है। देन इसके बाद में रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति। तो इसमें हम देखते हैं कि संयोजकता में आवर्तिता या फिर ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संयोजकता तत्वों, पहले संयोजकता देखेंगे फिर ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे। तो संयोजकता तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। निरूपक तत्व है, उनकी संयोजकता सामान्यतः हालांकि आवश्यक नहीं है। उस तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है या 8 की संख्या में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाने पर भी जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अगर वो 4 से ज़्यादा तो उसे हम 8 में से माइनस करके देखेंगे, फिर पता चल जाएगा कि इसकी संयोजकता कितनी। सीधा सा मतलब संयोजकता की यही है कि वो कितने बॉन्ड बनाता है। फिर अब देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अगर वो आवेश ग्रहण करेगा, उस पर कितना आवेश है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देन यहाँ पे है कि बहुत से ऐसे तत्व, इसको भी आपको याद रखना है, समूह संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता संख्या और यहाँ पे संयोजकता, तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत से ऐसे भी तत्व हैं जो परिवर्ती संयोजक दर्शाते हैं, उनकी संयोजकता एक नहीं होती है। परिवर्ती संयोजकता है वो संक्रमण तत्वों और एक्टिनोइड तत्वों का विशेष अभिलक्षण है। सीधा सा बोले तो यहाँ पे जो एफ ब्लॉक के तत्व है उनका एक विशेष लक्षण है कि वो अपनी संयोजकता को बदलते रहते हैं। फिर यहाँ पे है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व वर्ग फर्स्ट लिथियम और वर्ग 2 बेरिलियम और वर्ग 13 से 17 बोरोन से फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से अनेक पहलुओं में भिन्न है। कैसे आप इनको देख लें, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे तिरछे बना के वो वहाँ पे ऐसे विकिरण का संबंध एक दर्शाते हैं जिसे विकिरण संबंध कहा जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसको आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। फिर है कि इनका जो असामान्य व्यवहार है, विकिरण संबंध क्यों होता है कि इनका असामान्य व्यवहार इन कारणों से होता है कि क्योंकि तत्व का आकार, छोटा आकार, अधिक आवेश त्रिज्या अनुपात, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वर्गों के प्रथम सदस्य में सिर्फ 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं, जबकि वर्गों के द्वितीय सदस्य हेतु 9 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फलस्वरूप हर वर्ग के प्रथम सदस्य के लिए अधिकतम संयोजकता 4 है। उदाहरणार्थ बोरोन है केवल Bf4 बना सकता है, जबकि वर्ग के अन्य सदस्य अपने संयोजक कोश का विस्तार इलेक्ट्रॉनों के 4 से अधिक जोड़ों के साथ स्थान करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम बनाता है। इतना ही नहीं, पी ब्लॉक के तत्वों के समूह के प्रथम सदस्य स्वयं से एवं द्वितीय आवर्त के अन्य सदस्यों से पी पाई बंध बनाने की क्षमता प्रबल योग्यता रखते हैं। इस प्रकार से सी से ट्रिपल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ट्रिपल, इस प्रकार से, जबकि वर्गों के उत्तरवर्ती सदस्य ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें है कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा आवर्तिता। तो इसमें हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में दोनों छोरों पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम रासायनिक क्रियाशीलता होती है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि दोनों जो साइड वाले छोर हैं उनमें ज़्यादा क्रियाशीलता होगी, बीच वाले में कम होगी। इस प्रकार सबसे बाईं और अधिकतम रासायनिक क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाकर प्रदर्शित होती है और सबसे दाईं ओर हेलोजन परिवार है, उनमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन, उधर वाले धनायन बना रहे हैं, इधर वाले ऋणायन बना रहे हैं, और वो ज़्यादा क्रियाशीलता होती है, बीच वाले कम होते हैं। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता उनकी ऑक्सीजन और हेलोजन से क्रिया कराकर प्रदर्शित की जा सकती है। अब यहाँ पे 4 टाइप का यहाँ पे ऑक्साइड आते हैं कि सबसे बाईं ओर के तत्वों की साधारण ऑक्साइड है वो सबसे अधिक क्षारीय होते हैं। तो पहले क्षारीय ऑक्साइड आ गया Na2O, और जो सबसे दाईं ओर है उनके ऑक्साइड है वो सबसे अम्लीय होते हैं, उदाहरण Cl2O7। तो इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर यहाँ पे उभयधर्मी के अंदर ये आगे, उदासीन के अंदर ये आगे। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो क्षारों के साथ अम्लीय और अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, जबकि उदासीन ऑक्साइड है वो अम्ल और क्षार का गुण ही नहीं होता है उनमें। तो उदासीन में यहाँ पे H2O भी उदासीन में ही आता है, या फिर उभयधर्मी में मान लो।
अब यहाँ पे है कि निरूपक तत्वों की तुलना में संक्रमण धातु 3D श्रेणी का आवर्त में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन बहुत कम है। परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन आंतरिक संक्रमण धातुओं 4f श्रेणी के लिए और भी कम है। 3D श्रेणी के लिए तो कम है, लेकिन 4f श्रेणी के लिए ये जो परिवर्तन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पे समरी दी गई है, इस समरी को आप ज़रूर पढ़ना। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें पूरा इनका समरी दिया हुआ है, इससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।